मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशंस पर चर्चा कर रहा हूँ। एडमिशंस मीन्स विच सजेस्ट an inference as to his liability, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने कथन में किसी तरह के दायित्व को स्वीकार करता है तो उसे सामान्य भाषा में स्वीकृति कहा जाता है। विधिक कार्यवाही में दो शब्द काम में लिए जाते हैं, एक संस्वीकृति और एक स्वीकृति। स्वीकृति शब्द को इस अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित किया गया है, लेकिन संस्वीकृति जो शब्द है इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए संस्वीकृति को स्वीकृति की ही श्रेणी में रखा जाता है। यदि हम इन दोनों में अंतर करना चाहें तो इनमें एक बारीक सा अंतर है कि हर तरह के दायित्व की स्वीकृति करना स्वीकृति कहलाता है, लेकिन यदि किसी अपराध के दायित्व को स्वीकार किया जाना संस्वीकृति कहा जाता है। संस्वीकृति के प्रावधानों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम स्वीकृति के संदर्भ के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित भी किया गया है और स्वीकृति कब सुसंगत होगी यह तथ्य भी वर्णित किया गया है। तो धारा 17 पर चर्चा करने से पूर्व यदि हम स्वीकृति के प्रकार पर थोड़ी चर्चा करें तो स्वीकृति जो है वो न्यायिक या औपचारिक, जुडिशियल और फॉर्मल एडमिशन होती है जब वह न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में की जाती है। आप सीपीसी और सीआरपीसी का भी अध्ययन कर रहे हैं। जब न्यायालय में वादपत्र या जवाब दावा दाखिल किया जाता है और उनमें यदि कोई पक्षकार किन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लेता है तो वे कथन न्यायिक स्वीकृति बन जाते हैं। वे वादपत्र जवाब दावा के अलावा अपने बयान में भी हो सकते हैं अथवा न्यायालय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भी हो सकते हैं अथवा दूसरे पक्षकार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर न्यायिक स्वीकृति न्यायालय के समक्ष जो कथन होते हैं वे कहलाते हैं। विश्वनाथ बनाम द्वारका प्रसाद के विवाद में 1974 में उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया था कि यदि किसी अन्य वाद में कोई कथन किए गए हैं और वे वर्तमान वाद में अगर
उसी प्रकृति के हैं तो उनको भी सुसंगत माना जा सकता है। स्वीकृति का दूसरा प्रकार न्यायिकेतर या अनौपचारिक स्वीकृति है, जो कथन जीवन के सामान्य अनुक्रम में, सामान्य वार्तालाप में या कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए जाते हैं। उनको हम न्यायिक बाह्य स्वीकृति कहते हैं, जो न्यायालय के बाहर किए जाते हैं कथन। और तीसरे तरह के यदि हम देखें तो आचरण द्वारा भी दायित्व स्वीकार करना, जिसमें मौन रहना भी आता है। तो एडमिशंस बाय कंडक्ट भी होता है और कहा भी जाता है एक्शन ऑफ ए पर्सन ऑफन स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स, यानी कि आचरण जो है वो शब्दों से ज़्यादा व्यक्ति का आशय स्पष्ट कर देता है। तो ये सामान्यतया 3 तरह के प्रकार जो हैं वो स्वीकृति के माने जाते हैं। अब यदि हम धारा 17 का अवलोकन करें तो हमें स्वीकृति के आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्तें जो हैं वो प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रथम है कि कथन मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है वह 2000 आईटी एक्ट के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो यहाँ कथन से अर्थ मौखिक के साथ साथ दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी माना जाता है। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह है कि कथन जो है वह विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करने वाला होना चाहिए। और तीसरा आवश्यक तत्व है कि वह जो कथन न्यायालय में पेश किया जा रहा है वह इस अधिनियम में वर्णित या अधिकृत व्यक्ति में से ही किसी के द्वारा किया गया होना चाहिए। तो किन व्यक्तियों के कथन स्वीकृति माने जाएंगे, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इस अधिनियम की धारा 18 में यह वर्णित है कि वाद के पक्षकार या पक्षकार के विक्रेता या पक्षकार का प्रतिनिधिक हैसियत रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कथन हो, अथवा उस विवाद में वित्तीय या स्वामित्व हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा वह कथन किया गया हो, अथवा ऐसे व्यक्ति जिनसे विवाद के पक्षकार ने हित प्राप्त किया है का कथन होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 19 ये कहती है कि जिनकी स्थिति विवादक या सुसंगत है उनके द्वारा किए गए कथन भी इस विवाद में पक्षकार की स्वीकृति माने जा सकते हैं।
तो जिस व्यक्ति का कथन साबित किया जा रहा है, धारा 19 यह वर्णित करती है कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति का इस विवाद से संबंध क्या है, वह इस विवाद में विवादक या सुसंगत कैसे है यह साबित करना होगा। और उसके बाद उसके द्वारा दिया गया कथन, जैसे कि इसमें धारा 19 में दृष्टांत दिया हुआ है कि ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व कै लेता है और ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। अब क तो प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक दे ही नहीं था, तो मकान मालिक और एजेंट दोनों के मध्य जो विवाद है इसको तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि वह किराएदार न्यायालय में आकर यह नहीं कह देता कि उसको किराया दे था या उसने चुकता कर दिया था। तो वो जो किराएदार है वह विवादक स्थिति वाला व्यक्ति हो गया, सुसंगत स्थिति वाला व्यक्ति हो गया। तो धारा 19 में ऐसे व्यक्ति के कथन जो है वो स्वीकृति माने जाएंगे। इसके साथ यदि हम बात करें तो जिसको पक्षकार ने निर्दिष्ट किया है, रेफरी के कथन कहा जाता है इनको संक्षिप्त में। निर्दिष्ट मतलब रेफर, तो रेफर्ड जो पर्सन है वो रेफरी हो गया। तो अब वह व्यक्ति जिसको अधिकृत किया गया है वह जो भी कथन करेगा उस व्यक्ति पर स्वीकृति के रूप में आबद्ध हो जाएगा। तो धारा 20 जो है वह रेफरी के कथन के बारे में वर्णन करती है। इसका दृष्टांत यदि हम पढ़ें तो प्रश्न यह है कि क्या क के द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। तो अब वह जो ग है वह डॉक्टर भी हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसने उस घोड़े का निरीक्षण किया हो, परीक्षण किया हो। तो उसके द्वारा जो भी कथन किया जाएगा वह मालिक पर आबद्ध होगा स्वीकृति के रूप में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो चौथा और अंतिम तत्व है कि वह वो जो वर्णित व्यक्ति है या अधिकृत व्यक्ति है वह अधिकृत या वर्णित परिस्थिति में ही कथन करे तो ही वह स्वीकृति के रूप में आबद्ध होगा। अब वे परिस्थितियां कौन सी हैं, तो वे इन्हीं धाराओं में वर्णित की गई हैं। जैसे पक्षकार, तो पक्षकार के कथन जो है वो स्वीकृति तभी होंगे जब वे स्वेच्छा से किए गए हों, हर तथ्य परिस्थिति का ज्ञान होते हुए किए गए हों। इसी तरह यदि हम एजेंट की बात करें तो आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं कि एजेंट जो है वह उस तारीख के बाद और एजेंसी खत्म होने के पूर्व और उस एजेंसी के कार्य के संदर्भ में ही कथन किया गया होना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें प्रतिनिधि की हैसियत, तो प्रतिनिधि बनने के बाद, प्रतिनिधिक हैसियत रखने के बाद यदि कोई कथन किए गए हैं तो ही वे सुसंगत होंगे। हितबद्ध व्यक्ति की भी बात करें तो हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत होने तक ही वे कथन किए गए होने चाहिए। अगर उस व्यक्ति का हित खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई कथन किए जाते हैं तो वे स्वीकृति नहीं होंगे। इसी तरह जिनसे हित व्युत्पन्न हुआ है तो उनके कथन तभी तक सुसंगत हैं जब तक उस व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ था। अगर हित खत्म होने के पश्चात कोई कथन किया गया है तो वो सुसंगत नहीं होगा। इसी तरह हम यदि बात करें विवादक या सुसंगत हैसियत वाले व्यक्ति, तो उस हैसियत
को धारण करने वाला व्यक्ति ही कथन करे तो सुसंगत होगा। और अंतिम जो है रेफरी, तो रेफर उस व्यक्ति को किया गया हो और उसी व्यक्ति के द्वारा कथन किया गया हो तो ही वह धारा 20 के अंतर्गत सुसंगत माना जाता है। अब यदि हम बात करें कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है, तो स्वीकृति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिन तथ्यों को स्वीकृत कर लिया जाता है उन तथ्यों को फिर साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और उनके बारे में और कोई तथ्य जब तक न्यायालय संतुष्ट न हो जाए देना भी आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि जब पक्षकार ने उस तथ्य को स्वीकार कर ही लिया है तो उसके बारे में और कोई बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो स्वीकृति जो है वो यदि साबित हो जाती है तो यह जो है दूसरे पक्षकार का जो दायित्व होता है तथ्य को साबित करना, उसको शिफ्ट कर देती है। यो कहा जाता है कि शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट, कि जिस व्यक्ति ने वो कथन किया है अब उस व्यक्ति पर यह बर्डन आ जाता है कि वह यह साबित करे कि उसके द्वारा जो किया गया कथन है वो स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आता है। यदि हम केस लॉ की बात करें तो थिरुजान बनाम रिटर्निंग ऑफिसर का 1977 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह कहा गया था कि स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है, बेस्ट एविडेंस, लेकिन निश्चायक सबूत नहीं होती, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का कथन बताया जा रहा है वह व्यक्ति उस कथन को खंडन कर सकता है। तो स्वीकृति जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको शिफ्ट करती है। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जो धारा 23 में भी वर्णन किया गया है उस बात का, कि यदि कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो विदाउट प्रिजुडिस है, अर्थात जिनमें किए जाने से पूर्व ही कथनकर्ता ने कोई शर्त लगा दी थी, बिना प्रतिकूल प्रभाव के अगर कोई स्वीकृति की गई है तो वह न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती। सामान्यतः जब कोई विवाद होता है तो उस विवाद का आपसी समझौते के द्वारा तय किया जाना न्यायालय जो है वो प्रीफर करते हैं, ताकि वह विवाद अंतिम रूप से वहीं पर समाप्त हो जाए, जिससे पक्षकारों का और न्यायालय दोनों का समय भी बचता है, पक्षकारों का धन भी बचता है। और इसको आप पढ़ भी चुके हैं एडीआर के रूप में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जब कोई पक्षकार न्यायालय से बाहर दूसरे पक्षकार से समझौता करने की नीयत से कोई कथन करता है तो वे कथन जो हैं वो न्यायालय में साबित नहीं किए जा सकते। ये कोई पत्र के रूप में अर्थात दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, या ओरल भी हो सकता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि यदि धारा 126 के अंतर्गत किसी वकील
या विधिक सलाहकार को न्यायालय उस कथन को न्यायालय में करने से मजबूर कर सकता है, तो ऐसे वकील या विधिक सलाहकार को धारा 23 के प्रावधान के कारण मुक्त नहीं किया गया है। अर्थात उस वकील या विधिक सलाहकार को जो अपराध के अनुसरण में, अग्रसर करने में अगर कोई जानकारी दी गई हो, तो वह जो है धारा 23 के अंतर्गत डिबार नहीं की गई है। तो ये स्वीकृति का प्रभाव है। स्वीकृति के आवश्यक तत्व या शर्तें और स्वीकृति के प्रकार पर आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।